हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे और यह टॉपिक किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के जीएस के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर बिहार बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या बिहार एसएससी की, दरोगा की परीक्षा हो, वहां के जीएस में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछा ही जाना है। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस और इंटरव्यू के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज व्यवस्था, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबों से ये निवेदन है कि इस चैनल कैरियर कंसर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम लोग बनाए तो वो आपके पास सहजता से पहुंच सके। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को और उसके अवधारणा से हम लोग परिचित होते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन के 3 अंग तो हैं। एक जो कानून बनाती है जिसको विधायिका कहते हैं, दूसरा जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है उसको कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा न्यायपालिका। और हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हुआ तो यहाँ संघीय शासन की व्यवस्था थी। मतलब शासन के 2 पक्ष थे, एक केंद्रीय शासन और दूसरा राज्य शासन, है ना। लेकिन आजादी के पहले से ही इस बात पर बल दिया गया कि भारत जो है वो गांव का देश है। हमारे महात्मा गांधी का भी जो विचार था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज पर काफी बल दिया, महात्मा गांधी ने भी और आचार्य विनोबा भावे। उनका मानना था कि ग्रास रूट लेवल से, मतलब जमीनी स्तर से शासकीय व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। मतलब चूंकि हमारा देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की सहभागिता जो है वो शासन व्यवस्था में होती है। दूसरी तरफ भारत जो है वो गांव का देश है, तो अगर गांव का विकास होगा तब संपूर्ण भारत का विकास होगा। भारत की मैक्सिमम जनता आज भी गांव में निवास करती है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को शुरू से ही महत्व दिया गया। हालांकि 73वें संविधान संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं को या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार नहीं मिला था, अर्थात ये संविधान में इसको जगह नहीं दी गई थी, है ना। ये संवैधानिक बॉडी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था अब संविधान का अंग बन चुका है। हालांकि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बातें कही गई हैं, है ना, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को के निकाय को संवैधानिक स्वरूप नहीं दिया गया था 73वें संविधान संशोधन से पहले। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज पर बल दिया था, है ना, क्योंकि सत्ता में भागीदारी लोगों की होनी चाहिए लोकतंत्र में, और भारत में अधिकांश जनता गांव में निवास करती है, इसलिए गांव के विकास में वहां के लोगों की हिस्सेदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए, शासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ग्राम स्वराज की अवधारणा में, ग्राम स्वराज के कंसेप्ट में इस बात पर ध्यान रखा गया। दूसरी बात कि आत्मनिर्भरता को लाने के लिए भी ये जरूरी है कि जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर से ही जनता की भागीदारी गांव के शासन व्यवस्था में हो, उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कार्य क्रियाकलाप है उसमें भी जनता की भागीदारी हो, जनता की सहभागिता हो।
और यही तो लोकतंत्र की पहचान है कि लोकतंत्र से तात्पर्य ही है कि जहां का शासन जो है वो जनता के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन चूंकि जो ग्रामीण शासन है उसमें जनता की अधिकारिता पहले नहीं थी, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण देश में लागू नहीं किया गया था, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। हालांकि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में, है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जहां संविधान राज्य सरकार को यह निर्देश देती है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते, जैसा कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हम जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिसमें ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। इस तरह का जो प्रावधान था वो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लाया गया था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू आम चुनाव के बाद 1951 में आम चुनाव हुआ, 1952 से लेकर 1957 तक, है ना, ग्रामीण शासन के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के ब्लॉक मॉडल को अपनाया। ब्लॉक मॉडल को अपनाया मतलब ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी ब्लॉक में थी और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ जो होता था वो ग्रामीण शासन के कार्य को या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्य को देखने वाला बीडीओ होता था। और यह जो मॉडल है वो अमेरिका से लिया गया था। 12 जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता, हालांकि पंचायती राज व्यवस्था में जितनी भी सिफारिशें आज लागू है उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी का सिफारिश को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और यह कमेटी ने 1957 में गठित किया गया था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को लागू करने की सलाह दी थी और इस सलाह को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकार कर लिया था, है ना। प्रजातांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। जैसे प्रारंभ में शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची में बांटा गया था, एक तरफ संघ था, दूसरा राज्य था, लेकिन इसका मानना है कि छोटे लेवल पर भी जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर, गांव के लेवल पे, है ना। और इसकी सिफारिश को एनडीसी ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसलिए भारत में अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुआ और कहां लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसका शुभारंभ हुआ। और उसके बाद जो दूसरा स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश, जहां 11 अक्टूबर 1959 को यह लागू हुआ। मैसूर में नवंबर 1959 को यह लागू हुआ। आसाम और मद्रास में 1960 को और महाराष्ट्र में 1962 को, इसके अलावा बंगाल में 1964 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में यह व्यवस्था लागू की गई, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो जिसका गठन 1957 को किया गया, उसने क्या सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता कमेटी की क्या सिफारिश थी, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को त्रिस्तरीय बनाने की इन्होंने पैरवी की, सिफारिश की। 3 टायर होना चाहिए। पहला, सबसे छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, है ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की। इन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल दिया,
योजनाओं का क्रियान्वयन जो है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा हो, है ना। इस बात पर बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की। उसके बाद जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी उस समय अशोक मेहता कमेटी आया था, जिन्होंने 1977 में अपनी सिफारिशों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, जहां बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय संरचना या स्वरूप की सिफारिश की, तो अशोक मेहता ने टू टायर, है ना, 2 स्तरीय स्वरूप की पैरवी की थी, 2 स्तरीय पंचायत की। पहला जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा मंडल के स्तर पर मंडल पंचायत। और इन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव की बात की कि चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनाया जाए और यह चुनाव हर एक 4 वर्ष में हो। SC ST को जनसंख्या के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिले, अर्थात आरक्षण मिले, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किया गया अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो इसका द्विस्तरीय जो स्वरूप था ना, इसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कमेटी के बारे में। डॉक्टर JVK राव समिति योजना आयोग के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था, और इसने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंधई समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था, इसने कहा कि ग्राम पंचायत को आर्थिक वित्तीय संसाधन अधिक से अधिक दिया जाए ताकि वो विकास के लिए कार्य कर सके। इस जो भी स्थानीय स्वायत्त शासन, ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं, वो उसको अधिक से अधिक वित्तीय जो लाभ है वो दिया जाए, वित्तीय संसाधन दिया जाए। पीके थुंगन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीके थुंगन समिति जिसका गठन 1988 में कहा था, उसने कहा था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको संविधान में शामिल किया जाए। मतलब जो अभी तक गैर संवैधानिक निकाय है उसको संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया जाए। और इसके बाद जो है संविधान संशोधन लाया गया, और यह संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वें संविधान संशोधन से पहले पंचायती राज व्यवस्था कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, है ना। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार मिल गया, और यह जो विधेयक था वो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ। आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों से पास होता है और उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तब वो विधेयक बनता है ना, तब उसको मान्यता मिलती है। और 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू कर दिया गया, 24 अप्रैल 1993 को, और इसे संविधान के भाग 9 में इसे जगह दिया गया। आर्टिकल 243 से 243O तक जो चर्चा है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। आर्टिकल 243 से 243O तक इसकी चर्चा है, और 11वीं अनुसूची में भी इसको स्थान दिया गया है ना। तो इस संविधान संशोधन में जो व्यवस्था आई उसमें हर एक 5 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव होना था, और 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। अब ये बात जानना है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं ना, वो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बाकी जो चुनाव MLA MP राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका चुनाव होता है वो हमारे देश का निर्वाचन आयोग कराता है, चुनाव आयोग कराता है। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग ही उसको करवाता है। इसी राज्य में चुनाव आयोग के गठन की बात कही गई।
प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई। जो भी संस्थाएं होंगी वो स्वायत्त शासी होगी, उसका स्वरूप जो होगा स्वायत्त शासी होगा, और योजनाओं को के निर्माण, उसके क्रियान्वयन का अधिकार भी इन ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के संस्थाओं को दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। अब जो त्रिस्तरीय जो संरचना है उसको समझने की आवश्यकता है। सबसे निचले स्तर पर, मतलब कि ग्रामीण स्तर पर जो है वो ये संरचना जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें शामिल है पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा न्याय पंचायत। अब गांव का शासन व्यवस्था, उसमें एक तो विधायिका होगा, है ना, दूसरा कार्यपालिका होगा, तीसरा न्यायपालिका होगा, ग्रामीण स्तर पर भी। तो यहाँ पे विधायिका है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा इसलिए कभी भंग नहीं होता। किसी भी गांव का, किसी भी पंचायत का जितने भी 18 वर्ष और उससे ऊपर के जितने भी निवासी है ना, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। और ये एक स्थायी संस्था होती है ना। ये मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो न्यूनतम आयु इसके लिए 18 वर्ष है। यही ग्राम सभा जो है वो अपने गांव के प्रधान को चुनती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ग्राम सभा की बैठक नॉर्मली वर्ष में 2 बार होती है। और गणपूर्ति के लिए कॉरम, बैठक के कॉरम के लिए जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं उसका 1/5 उपस्थित होना चाहिए। गणपूर्ति मतलब कुल सदस्यों का 1/5 है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन, इसके सदस्यों का निर्वाचन भी ग्राम सभा ही करती है। अब हम लोग जानेंगे, ग्राम सभा के बारे में जान गए, अब ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत जो है ना, ये कार्यपालिका, ये कार्यपालिका का काम करती है। ये कार्यकारी संस्था है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। बैठक माह में कम से कम 1 बार होना चाहिए। मीटिंग जो है ग्राम पंचायत का 1 बार होना चाहिए। इसका अध्यक्ष या सरपंच सदस्य बनने का जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। यहाँ 21 वर्ष से कम उम्र के लोग ना तो मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, ना सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, ना समिति का चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है ना। नागरिक सुविधा, समाज कल्याण एवं विकास कार्य के लिए ये कार्य करती है। इनके आय का स्रोत है जो सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, और स्थानीय स्तर पर जो मंडी लगता है उसमें जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है उससे इन लोगों को आमदनी होती है, उससे विकास का। लेकिन मैक्सिमम जो स्रोत है वो सरकार का जो राशि आता है, अनुदान आता है विकास कार्य के लिए, वो ग्राम पंचायत के माध्यम से ही उसकी राशि खर्च की जाती है, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। अब तीसरे स्तर पर न्याय पंचायत, जो ग्रामीण स्तर पर छोटा मोटा वाद विवाद होता है ना, उसका निपटारा ग्राम पंचायत करती है। या फौजदारी मुकदमा और दीवानी मुकदमा दोनों का न्याय होता है। अधिक से अधिक 100 रुपया का दंड लगा सकता है और 500 रुपये तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। और इसके अध्यक्ष सरपंच होते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। सरपंच का भी चुनाव ग्राम सभा ही करती है ना। और जो भी गांव न्याय पंचायत जो है गांव का, वो जो डिसीजन देगी उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है ना। बिल्कुल स्वायत्त संस्था के रूप में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये स्वरूप को ग्रामीण स्तर पर इस स्वरूप को आप लोग समझ चुके हैं। निचले स्तर पर तो गांव हो गया। अब गांव से ऊपर त्रिस्तरीय में सबसे नीचे ग्राम, तो आप लोगों ने देख लिया कि ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है। अब गांव से ऊपर आ जाता है ब्लॉक। एक ब्लॉक में कई पंचायत होते हैं, कई गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन करता है। बिहार में इसको पंचायत समिति कहते हैं, कहीं कहीं आंचलिक परिषद या क्षेत्र समिति भी इसे कहा जाता है। तो ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी सरपंच अथवा मुखिया होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो टाउन एरिया की जो समितियां हैं उसके सभापति जी इसके सदस्य होते हैं। क्षेत्र के विधायक और सांसद सदस्य जो होते हैं
वो भी इसके सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र के वो जो ब्लॉक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में का जो जिला परिषद का सदस्य होगा वो भी इसका सदस्य होगा। इसके अलावा कृषि विज्ञान सलाहकार समितियों के जो प्रबंधक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और जो पंचायत समिति होती है ना ब्लॉक स्तर पर, उसका अध्यक्ष कहलाता है प्रमुख। उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रमुख कहलाता है। और सेक्रेटरी या सचिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो बीडीओ होता है। हाल फिलहाल बिहार में बीडीओ के बदले ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर को यह पावर दिया गया था, लेकिन यह पावर अब फिर से बीडीओ के पास आ गया है। तो सचिव जो होता है वो बीडीओ होता है। आय का स्रोत जो होता है, राज्य सरकार जो धन देती है, प्रदान करती है खर्च करने के लिए योजनाओं के माध्यम से, और दूसरा कुछ टैक्सेस वगैरह भी इंप्लीमेंट कर सकता है जो पंचायत समिति होती है। अब आए हम लोग जिला परिषद। सबसे ऊपर के स्तर पर, जिला के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत जिला परिषद का गठन होता है। हालांकि इसका काम ग्रामीण स्तर का ही विकास करना है, लेकिन इस जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसके सदस्य कौन कौन होंगे? तो जो जितने भी उस जिला में जितने भी पंचायत समिति है ना, उसके जो प्रमुख होंगे इसके सदस्य होंगे। जो उस जिले में निर्वाचित विधायक हैं और सांसद हैं वो इसके सदस्य होंगे। जो पंजीकृत सहकारी समितियों के 5 प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन जीत के जो प्रतिनिधि आएंगे वो इसके सदस्य होंगे। डीडीसी इसके सदस्य होंगे। डीडीसी उप विकास आयुक्त को कहा जाता है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो उसके सेक्रेटरी होते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। हालांकि हाल फिलहाल बिहार में यह पावर जो है एडीएम को दे दिया गया था, जिला परिषद के सचिव का पावर, लेकिन फिर से वापस डीडीसी के पास आ गया है। लेकिन डीडीसी को मत देने का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। आसाम, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में यह 4 साल का होता है। कार्य पंचायत समितियों के कार्य की निगरानी और समन्वय करना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, आर्थिक और सामाजिक विकास, प्राकृतिक और मानव संसाधन का विकास करना, ये जिला परिषद का काम होता है। नॉर्मली जो गांव के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसका जो है कमांड जो होता है जिला में, वो जिला परिषद के पास होता है। वो जितने भी प्रमुख हैं और ग्रामीण स्तर पर सबको नियंत्रण रखने का कार्य भी जिला परिषद का होता है ना। इसके आय का स्रोत जो गवर्नमेंट का जो अनुदान की राशि है वो होता है। जिला परिषद का अपना भी एसेट होता है ना। उससे जो आय प्राप्त होती है वो जिला परिषद की आय होती है। जिला परिषद को भी कई टैक्सेस इंप्लीमेंट करने का अधिकार होता है ना, तो वहां से भी इसको आय की प्राप्ति होती है जिला परिषद को। इस तरह हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना। हालांकि कुछ जगहों पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यही अपवाद है, संपूर्ण भारतवर्ष में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू है। आज हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो जब भी आप लोगों के समक्ष आए तो आप लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों की सफलता सुनिश्चित करवाना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। क्वालिटी बेस्ड जो जानकारी है वो हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, अवधारणा। और सिर्फ कोटा यहाँ पूरा नहीं किया जाता, आपका सही में बौद्धिक विकास किया जाता है और इस स्तर पर आपकी तैयारी को लाया जाता है जहाँ आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और बहुत जल्दी हम नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।